शिशिर के उस व्यवहार ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। कुछ देर पहले जब मैं आसमान में उड़ रही थी तो न जाने क्या क्या ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। जी कर रहा था कि उड़ते उड़ते ही खुद को इंसान में बदल लूं और ऊपर से गिरकर खुद को खत्म कर दूं। पर एक ड्रैगन होते हुए मेरे लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि मेरा जिस्म इंसानी रूप में भी ड्रैगन के गुण रखता था और ऊंचाई से गिरना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मौत का मुझे बेसब्री से इंतजार होते हुए भी मैं लाचार थी। खुद को मारने का कोई तरीका कम से कम मेरे पास तो नहीं था। उन गुफाओं के पास जब मैंने उस पंजे के निशान को देखा तो कुछ पल के लिए मैंने अपनी इंसानी जिंदगी, शिशिर का व्यवहार, सब कुछ भूल ही गई थी। शायद एक पल के लिए जीने का एक नया मकसद मिल गया था और वो था अपनी पहचान का पता लगाना। मैं कुछ देर यूं ही बैठकर उस पंजे को देखती रही। कुछ देर बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई ड्रैगन यहां था तो शायद कोई और भी सबूत इस जगह पर मौजूद होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि मुझे कोई संकेत ही मिल जाए। आखिर मैं आधी इंसान और आधी ड्रैगन क्यों हूं? ये सोचते हुए मैंने उस जगह की तलाशी लेने की ठानी। मैंने उन गुफाओं के एक छोर पर पहुंचकर मैंने हर गुफा की तलाशी लेना शुरू किया। चूंकि गुफाएं काफी गहरी और अंधकार से भरी हुई थी, मैंने पास के पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर उसमें थोड़ी सूखी घास को अपनी मुंह की लार से लपेटकर पुराने तरीके से, यानी कि पत्थर घिसकर आग जलाई और एक मशाल की तरह अपने हाथों में उठा लिया। गुफा में प्रवेश करने से पहले मैंने अपना इंसानी शरीर अपना लिया था, क्योंकि गुफाएं ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक एक कर मैंने आधी से भी ज्यादा गुफाओं का मुआयना कर लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ज्यादातर गुफाओं में मकड़ियों, चमगादड़ और छोटे मोटे जंगली जानवर ही थे। लग रहा था कि सदियों से यहां कोई इंसान नहीं आया था। धीरे धीरे अब रात गहराती जा रही थी और अब मुझे भी कहीं सर छुपाने की जगह चाहिए थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब इन्हीं में किसी एक गुफा में मुझे रात बितानी चाहिए। बाकी की खोजबीन कल दिन के उजाले में करूंगी। आखिरी गुफा को बाहर से देखकर लग रहा था कि उसके मुंह पर जंगली झाड़ियां बड़ी ही चतुराई से कुछ इस तरह से लगाई गई हैं कि वो गुफा के मुहाने को ढक भी दे और ये महसूस ना हो कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे हल्का शक हुआ कि हो ना हो इस गुफा से मुझे उस ड्रैगन के बारे में जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। मैंने बड़ी ही सावधानी से झाड़ियों को हटाया और धीरे धीरे संभालते हुए गुफा में प्रवेश किया, ये सोचते हुए कि हो सकता है अंदर पहले ही कोई मौजूद हो। पर मैं गलत थी, वहां कोई नहीं था। मुझे मेरी आखिरी उम्मीद भी टूटते हुई नजर आई। धीरे धीरे चलते हुए मैंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। मुझे एक तेज झटका लगा जब मैंने देखा कि बाहर से छोटी सी दिखने वाली वो गुफा अंदर से काफी बड़ी थी और वहां पर इंसानों के कमरे जैसी व्यवस्था भी मौजूद थी, जैसे कि सोने के लिए पलंग, पानी भरकर रखने के लिए मटका, मटके के ऊपर रखी हुई प्लेट, पलंग पर मुलायम गद्दा और तकिए के साथ हल्के नीले रंग की चादर, रजाई, एक गिटार और एक अलमारी जिसमें शायद कपड़े हो सकते थे। मैंने अलमारी को खोलने की कोशिश की तो वो लॉक थी। और भी छोटे मोटे सामान थे वहां। आज शाम के बाद से ही मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने उसी गुफा में ठहरने का फैसला किया। इससे मुझे दो फायदे थे। एक तो वहां मैं आराम से सो सकती थी, क्योंकि ये जगह गुफा होते हुए भी एक इंसानी कमरे के जैसी थी जिसकी मुझे आदत थी, और यहां रुककर मैं उस दूसरे ड्रैगन के बारे में और जानकारी निकाल सकती थी। अगर मैं उस अलमारी को खोल पाती तो शायद दूसरे ड्रैगनों के वजूद के बारे में जानकारी पा सकती थी, या शायद यही पता चल जाता कि वो कहां गया है। थकान भी महसूस हो रही थी और विचारों की उथल पुथल मेरे मन में चल रही थी। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सोते वक्त मैंने खुद को ड्रैगन रूप में बदल रखा था, जिससे कोई भी जानवर मुझसे उलझने की कोशिश ना करे। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने फिर से बाकी बची हुई गुफाओं की तलाशी लेने की सोची। मन में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद कोई तो सबूत मिलेगा जो मेरे किसी काम आ सके। एक एक करके गुफाओं में चीजें ढूंढते हुए मैं उस गुफा के ठीक पास वाली गुफा तक आ पहुंची जिसमें मैंने रात बिताई थी। ये गुफा भी काफी हद तक बाकी गुफाओं की जैसी ही थी, बस ये बाकी गुफाओं से थोड़ी साफ थी
इस गुफा में काफी सारे जानवरों की हड्डियां और खालें पड़ी थी। मैंने पुराने जमाने के आदिवासियों की तरह खाल को कपड़ों की तरह पहन लिया और एक बार फिर से पुरानी यादों में डुबकी लगा दी। कुछ देर यूं ही पुरानी बातें सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे गाल पर बहने लगे। तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? एक पल को तो लगा जैसे मेरे कान बजे। फिर जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे सामने एक 20 से 23 साल की उम्र का एक नौजवान खड़ा था। देखने में उसके कपड़े किसी राजकुमार जैसे तो नहीं थे, फिर भी वो किसी कहानी के राजकुमार जैसा ही दिख रहा था। गठा हुआ आकर्षक शरीर, जिसे जिम में काफी मेहनत की हो, करीब 6 फीट पहुंचती लंबाई, बाजुओं में तैरती मांसपेशियों की मछलियां, कमानी जैसी तानी हुई भवें, बड़ी बड़ी समंदर जैसी गहरी हरी आंखें, जैसे सारी दुनिया खुद में समेटे हुए थी। एक पल लगा जैसे मैं खुद उन आंखों में ही खो जाऊंगी। कुछ पलों के लिए मैं सब कुछ भूलकर उसकी आंखों में ही देखती रह गई। उसने दोबारा से मुझे पूछा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज से मेरी तंद्रा टूटी और मैंने हकलाती हुई सी आवाज में कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। उसने गोली की तरह सवाल दागना शुरू कर दिया, तुम यहां इतनी ऊंचाई पर अकेले क्या कर रही हो? तुम हो कौन और तुमने ये बदबूदार खाल क्यों पहनी है? तुम यहां आई कैसे? मैं अभी तक उसे सिर्फ देखे ही जा रही थी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने फिर मुझे पूछा, शायद तुम कुछ परेशान हो पर अपनी परेशानी शेयर नहीं करना चाहती? चलो कोई बात नहीं, तुम कम से कम अपना नाम तो बता ही सकती हो। डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके पास रहते हुए मुझे बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा था। अंतर्मन से आवाज आ रही थी कि उसके रहते हुए सच में मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम सिया है और मैं रास्ता भटक कर यहां आ गई हूं। क्या तुम मुझे सही रास्ता दिखा सकते हो? हां, क्यों नहीं, उसका जवाब आया। कहां जाना है तुम्हें? उसने अगला सवाल दागा। मुझे नहीं पता कि मुझे कहां जाना है। अच्छा, एक बात बताओगे, सच सच? मैंने उठकर चलते हुए पूछा। हां, क्यों नहीं, उसने बोला। मैं चलते हुए वहां तक आई जहां मैंने वो पंजे का निशान देखा था। उस पंजे की तरफ इशारा करते हुए मैंने सीधे सीधे सवाल पूछा, क्या तुम इस ड्रैगन के पंजे के बारे में जानते हो? न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि हो ना हो यह भी मेरी तरह एक हाफ ड्रैगन है, क्योंकि कोई भी आम इंसान इतना ऊपर इस पहाड़ी की चोटी पर तो नहीं आ सकता था, कम से कम अकेले तो नहीं। अगर वो कोई ट्रैकिंग का प्रेमी व्यक्ति था तो कम से कम उसके पास कोई ऐसी चीज तो नजर आनी चाहिए थी जो ट्रैकिंग में काम आती हो। ना ही उसके कपड़े दिखने में कहीं से भी ट्रैकिंग वाले लग रहे थे, ना ही उसके पैरों में जूते थे। वो नंगे पैर इतना ऊपर चढ़ा कैसे? और अगर चढ़ भी गया तो उसके पैरों में मिट्टी भी तो होनी चाहिए थी। जब मैंने उसे उस निशान के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने अपने मन के भाव को छुपाते हुए मुझसे सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता कि यह किसी ड्रैगन का पंजा है? ये कुछ और भी तो हो सकता है ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है ये किसी ड्रैगन का ही पंजा है। उसने खुद को संभालते हुए फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम कैसे कह सकती हो कि यह निशान किसी ड्रैगन के पंजे का है? उसने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं कह नहीं सकती बल्कि साबित भी कर सकती हूं, मैंने उसे जवाब दिया। मेरी इस बात के कहने भर की देरी थी कि उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने कभी ड्रैगन देखा भी है जिंदगी में? ड्रैगनों का अस्तित्व काफी पहले खत्म हो चुका है। ड्रैगन सिर्फ एक कहानी है, असलियत नहीं। अच्छा, तो फिर ये ताजे निशान कहां से आए? मैंने पास की गीली मिट्टी में निशानों को उसे दिखाते हुए कहा। कहीं तो मुझ पर शक तो नहीं कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसे सारी दुनिया के दुख तकलीफों का उपाय उस मुस्कुराहट में था। मैंने कहा, हां, मुझे शक है तुम पर, पूरा पूरा शक है, क्योंकि कल रात तक यहां सिर्फ ये पुराने निशान थे। ये नए निशान तुम्हारे आने के बाद से ही नजर आए। अच्छा, तो जरा ये बताओ कि तुम रात भर यहां क्या कर रही हो?
अगर तुमने ये निशान रात को ही देख लिए थे तो यहां रुकने का खतरा क्यों मोल लिया? अगर वो ड्रैगन यहां आकर तुम्हें खा जाता तो? उसने बात का रुख मेरी तरफ मोड़ते हुए आगे कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई सुई तक नहीं होगी जिससे तुम अपनी सुरक्षा कर सको। ड्रैगन तो छोड़ो, तुम तो एक कुत्ते से भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, जंगली बिल्ली। अब मुझे इस नोक झोंक से चिढ़ होने लगी थी, और खास तौर से उसके मुझे जंगली बिल्ली बुलाने पर अब मुझे गुस्सा आ गया था, और मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी और की सुरक्षा की, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूं। वैसे मुझे सुरक्षा की जरूरत है ही किससे? हां, बाकियों को शायद मुझसे खुद को बचने के लिए जरूरत है, क्योंकि मैं मौत से भी ज्यादा खतरनाक हूं। अच्छा, तो कहीं तुम ही तो वो ड्रैगन नहीं हो ना? ये पंजों के निशान भी तुम्हारे ही लग रहे हैं मुझे तो। ये मेरे पंजों के निशान नहीं है, ये निशान मेरे पंजों के निशानों से करीब 2 इंच बड़े हैं। ये कोई दूसरा ड्रैगन है, मैं नहीं, मैंने चिड़चिड़ाते हुए कहा। बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जो शायद नहीं कहना चाहिए था। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अचानक से उसने कहा, क्या ये पंजों के निशान मेरे पंजों से मिलते हैं? ये कहकर उसने खुद का कद बढ़ाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक लाल रंग के 18 फीट ऊंचे ड्रैगन में बदलता चला गया। एक पल के लिए झटका लगा मुझे, और साथ ही एक अनजानी सी खुशी भी महसूस हुई अपनी कौम के दूसरे जीवित ड्रैगन को देखकर। उसने कहा, अब मिलाकर देखो इन निशानों को, मेरे पंजों से शायद अब तुम्हें पता चल जाए कि ये निशान मेरे ही पंजों के हैं। उसके बाद मैंने भी खुद को नहीं रोका और खुद को ड्रैगन रूप में परिवर्तित कर दिया। उसमें और मेरे रूप में केवल यही फर्क था कि उसका रंग लाल था और मेरा हरा। साथ ही उसके पंजे सुनहरे रंग के थे और मेरे चमकीले सफेद, बिल्कुल चांदी जैसे रंग के। एक दूसरे को देखकर हमें कितनी खुशी हो रही थी, ये हम दोनों ही नहीं जाहिर कर पा रहे थे। अब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हवा में ऊंचे आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम दोनों का अंतर्मन जुड़ा हुआ हो और हम मन के अंदर से ही एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। कुछ देर तक उड़ने के बाद मैंने उससे पूछा कि हम कहां जा रहे हैं, तो उसने मुझे जवाब दिया कि हम खाना ढूंढने जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे लगा कि तुमने रात से कुछ नहीं खाया होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब जाकर महसूस हुआ कि भूख तो मुझे भी काफी देर से लगी थी, पर न जाने क्यों मैं सब कुछ भूली बैठी थी। साथ साथ उड़ते हुए हम आसमान में काफी ऊपर तक पहुंच गए थे। मुझे अपने नए दोस्त के साथ उड़ने में काफी खुशी हो रही थी। यह पहली बार था जब मैं आसमानों की अकेली रानी नहीं थी। इस बार आसमानों का राजा भी मेरे साथ था। छोटे पंछी तो हमारे रास्तों में आने की सोच भी नहीं सकते थे, ना ही इतना ऊपर उड़ सकते थे। अब तक मेरे जिस रूप से मुझे नफरत थी, आज मुझे इस रूप पर गर्व हो रहा था। ऊपर से देखने पर धरती का नजारा आज मुझे बहुत सुंदर नजर आ रहा था। आसमानों की तेज हवा मानो चेहरे को प्यार से थपथपा रही थी, और बादलों के झुंड हम दोनों के स्वागत में थोड़ी थोड़ी दूर अपना रंग बदल रहे थे। आज धरती को देखकर महसूस हो रहा था कि अब तक जिस जगह, जिस दुनिया का मैं हिस्सा बनना चाहती रही पर बन ना पाई, उस जगह से मैं बहुत ऊपर हूं, पर अकेली नहीं हूं। शायद ये सब कुछ एक दोस्त के साथ मिलने का सकारात्मक प्रभाव ही था, लेकिन मैंने उसके मुकाबले खुद को काफी कमजोर महसूस किया, क्योंकि उसके उड़ने की गति मेरी गति से काफी तेज थी। उसने मुझे धीरे उड़ते देखकर हंसकर तंज कसा, तुम तो ड्रैगन होकर भी काफी कमजोर हो। मैं कुछ न कह सकी, क्योंकि वो सही कह रहा था। मैंने बात को बदलते हुए कहा, हम कहां जा रहे हैं? क्या आसपास कोई शहर है जहां जाकर हम खाना खा सके? उसने कहा, हम शिकार पर जा रहे हैं। शिकार? मैंने चौंकते हुए कहा, हां, क्यों, तुमने पहले कभी शिकार नहीं किया? उसने अविश्वास भरी आंखों से मुझे देखते हुए पूछा। मैं सिर्फ नाम में ही सर हिलाकर रह गई। कोई बात नहीं, अब जब तुम इंसानी दुनिया से निकलकर बाहर आ ही चुकी हो, तो धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। मैं सिखाऊंगा तुम्हें सब कुछ कि एक ड्रैगन आखिर होता क्या है। ड्रैगन शिकार करते हैं, अपना खाना खुद ढूंढते हैं। हमारी दुनिया में कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं होती जहां हम खाना खाने जाए।
उसने बोलना जारी रखा। हमारे रूप को देखकर हर कोई डरता ही है, तो अपना उल्लू खुद ही सीधा करना पड़ता है, उसने बताते हुए कहा, जैसे मैं कोई स्टूडेंट हूं और वो टीचर। फिर उड़ते हुए हमें कुछ दूर पर एक नदी दिखाई दी, जिसके किनारे भालुओं का एक झुंड पानी पी रहा था। उसने अपनी गति कम करते हुए मुझसे कहा कि वो रहे हमारे शिकार। शिकार के नियम याद रखना, शिकार का चुनाव करो, आंखें तेज और चौकन्नी, पंजों की पकड़ मजबूत और सारा ध्यान अपने शिकार की हरकतों पर ही होनी चाहिए। सही मौके का इंतजार करो और उसकी खाल में अपने पंजों को गहराई तक फंसाओ ताकि वो तुम्हारे चंगुल से छूट ही ना पाए, और फिर तेजी से उसके वजन को संभालते हुए खुद को उस जगह से दूर ले जाओ। मैंने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और सारा ध्यान एक हट्टे कट्टे भालू पर लगा दिया और सही मौका देखकर उस पर छलांग लगा दी और पल भर में ही उसे धर दबोचा। मुझे उम्मीद थी कि वो शायद मेरी तारीफ करेगा, पर मेरी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब मैंने उसके पंजों में 2 मांस से लदे हुए भालू देखे, जो मेरे पकड़े भालू से काफी तगड़े थे। मेरा चेहरा उतर गया उन 2 भालुओं को देखकर। उधर मेरे शिकार किए भालू को देखकर वो न जाने क्यों पेट पकड़कर बच्चों जैसी हंसी हंस पड़ा, जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। उसकी इस हरकत पर मुझे भी हंसी आ गई और मैं बोले बिना रह ना पाई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपनी तरह शिकार करना सिखा सकते हो? उसने कहा, सिर्फ शिकार ही नहीं, तुम्हें अभी काफी सारी चीजें सीखनी है, मैं सब सिखाऊंगा तुम्हें। वैसे लगता है कि तुम काफी अच्छी शागिर्द साबित होने वाली हो। काफी अच्छी कोशिश थी शिकार की। इस बार उसकी आंखों में तारीफ के भाव थे। तुम्हें पता है सिया, हमारी पूरी की पूरी कौम अब सिर्फ तुम पर निर्भर करती है। सिर्फ तुम ही हो जो विशिष्ट ड्रैगनों की खत्म होती सभ्यता को न केवल बचा सकती हो, पर फिर से एक नया साम्राज्य भी बना सकती हो। आने वाले वक्त सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। आने वाले वक्त को तुमसे बहुत उम्मीद है, उसने शून्य में ताकते हुए कहा। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। तुम्हें सब पता चल जाएगा। हर चीज का एक सही वक्त होता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे सिर के पीछे एक खास निशान है जो वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी सही जगह बताएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। कौन सा निशान? मैंने अपनी गर्दन के पिछले भाग पर कोई निशान नहीं देखा। क्या कहे जा रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने परेशान होकर पूछा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। आओ अभी खाना खाते हैं, उसने कहा और एक भालू के मरे हुए जिस्म पर टूट पड़ा। सबसे पहले उसने अपने नुकीले पंजों के इस्तेमाल से उनकी खाल फाड़कर एक तरफ फेंक दी और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने मुंह की ज्वाला से उन टुकड़ों को भूनना शुरू किया। अच्छी तरह भुने उन मांस के टुकड़ों को वो बड़े चाव से खा रहा था और मैं उसका अनुसरण कर रही थी। जब मैंने अपने हिस्से के टुकड़े को भूनने की कोशिश में अपने मुंह से ज्वाला निकाली तो पाया कि मेरी ज्वाला उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। उसके मुंह से ज्वाला ऐसे निकलती थी जैसे आग की कोई नदी बह रही हो। पर मैं ड्रैगन होकर भी सारे गुणों में बहुत पीछे थी। शायद यही बात उसे भी महसूस हुई और उसने मेरे मनोभाव को समझते हुए कहा, परेशान मत हो सिया, वक्त के साथ साथ तुम भी सब कुछ सीख जाओगी। मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर सफर में, हर राह में। मैंने एक ठंडी आह ली और फिर मैंने भी खाना शुरू कर दिया। आज मन ही मन मैं बहुत खुश थी। अब मैं एक सच्चे ड्रैगन से ड्रैगन बनने के सारे गुण सीखने जा रही थी। धीरे धीरे मुझे उसकी तरफ झुकाव सा महसूस हो रहा था। जिस प्यार और साथ की तमन्ना मुझे हमेशा से थी, वो आज मेरे सामने था। दिल में आज बस यही दुआ थी कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। पर शायद मेरी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। मेरी जिंदगी की कहानी इतनी आसान तो नहीं हो सकती थी ना। मेरी जिंदगी की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे उस दोस्त से भी दूर कर दिया जिसने मेरे डूबते हुए सफर को एक नई डगर, एक नई मंजिल दिखाई थी।